टॉपिक है उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य का, जो दिसंबर माह के लास्ट में एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, और मैं आज आप लोगों से चर्चा करूंगा इसके सिलेबस में यूनिट नंबर 1 में, और यूनिट नंबर 1 में यानी वही पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है समाज कल्याण के बारे में। ठीक है, मैं आज आप लोगों को समाज कल्याण, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं सोशल वेलफेयर, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि समाज कल्याण मतलब समाज क्या है। ठीक है, आज मैं 9 बजे एक क्लास ले रहा हूँ जहाँ मैं बात करूँगा, मैं 6 बजे क्लास लूँगा इस क्लास के समाप्त होने के बाद, कि भारतीय समाज क्या होती है। ठीक है, MPPSC क्लास होगी वो, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो समाज क्या है? तो समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं हम सभी लोग, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, और मानवीय क्रियाकलाप में आचरण हो सकता है, सामाजिक सुरक्षा हो सकता है, निर्वहन आदि जैसी क्रियाएं जो होती शामिल होती हैं। एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा आपसे, कहेगा कि लिख देगा आपसे, कहेगा कि समाज, ठीक है, समाज किन बातों पर चर्चा नहीं करता है या किन बिंदुओं से मैच नहीं करता या सम्मिलित नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं आपको कहेगा, एक ऑप्शन में लिखा रहेगा कि समुदायों को मिलाकर एक जो बृहद समूह बना रहे हैं वह आपका समाज होगा, तो वह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कहेगा कि विभिन्न प्रकार के जो समूह हैं, जो ग्रुप हैं, वो व्यापक लेवल पर होने चाहिए क्या, तो वो भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर एक व्यापक लेवल पर जो समूह बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं समाज। और समूह ही क्यों, हम समुदाय भी उसको दे सकते हैं नाम। और उस समाज में मानव जो होता है विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है। क्रियाकलाप का मतलब होता है एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि, जिसमें आचरण आता है, सामाजिक सुरक्षा आता है, निर्वहन आता है, आदि क्रियाएं जो है शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएगी आपका समाज क्या होता है। आगे अगर हम बात करें फिर कल्याण क्या होता है। कल्याण का मतलब आपको भली भांति देखो, आपने जब MSW किया होगा तो उस दौरान आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा समाज कल्याण प्रशासन का। अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद हो तो दोबारा से सुन लीजिए आप सभी लोग। उस चैप्टर में इसका कहने का मतलब ये था कि प्रशासन की एक ऐसी कला है जहां पर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण करना होता है, वो समाज कल्याण प्रशासन की क्रियाविधि हो जाती है। समाज कल्याण प्रशासन बेसिकली समाज कार्य की सहायक पद्धति है, सहायक प्रणाली है, जिसकी वजह से समाज कल्याण प्रशासन उन सेवाओं को क्रियान्वित करता है जो व्यक्तिगत समाज कार्य और सामुदायिक संगठन के अंतर्गत हम उसे प्रदान करते हैं। तो उसी के अंतर्गत कल्याण से मैं आप लोगों से यहाँ पे समाज कल्याण, अगर आपसे एग्जैक्ट उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में अगर प्रश्न बनता है तो सीधा कहेगा कि बताइए वेलफेयर की मीनिंग क्या होती है। वेलफेयर, समाज कल्याण प्रशासन नहीं पूछेगा, कहेगा वेलफेयर की मीनिंग बताइए आपसे। या तो आपको प्रश्न दे देगा कि समाज कल्याण प्रशासन, और केवल पूछ लेगा कि कल्याण का अर्थ बताइए। समाज का अर्थ नहीं बताना होगा और ना ही आपको प्रशासन का अर्थ बताना होगा। तो कल्याण का मतलब होता है कि स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि का अनुभव है, जिसमें अच्छा मानसिक स्वास्थ्य और उच्च जीवन संतुष्टि और अर्थ और उद्देश्य की भावना शामिल होती है। कहने का तात्पर्य आप सभी लोगों को पता चल गया, सुख की बात कर रहा है, समृद्धि की बात कर रहा है, अच्छा स्वास्थ्य की बात कर रहा है। जब ऐसी कोई क्रियाविधि हो और वो भी अनुभव हो रहा है, फीलिंग हो रही है, तो हम वो क्रियाविधि कहते हैं कि भाई ये कल्याण हो, ये कल्याण की एक्टिविटी है। इसमें अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, उच्च जीवन संतुष्टि और अर्थ या उद्देश्य की भावना जो जब शामिल हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वो कल्याण हो जाएगी। लेकिन जब प्रशासन की कोई एक कला या उद्देश्य को प्राप्त करना होगा, जब लोगों का निर्देशन यानी डायरेक्शन की बात करेंगे, जैसे लूथर गुलिक के बारे में बताऊंगा पोस्ट कार्ब क्या होता है, तो वहां पे समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ केवल कल्याण समझिए। जब आपसे कहा जाए कि अनेक लोगों का निर्देशन हो, वहां पर समन्वय हो, नियंत्रण हो, तो वह क्रियाविधि समाज कल्याण प्रशासन का होता है। जब किसी चीज़ों में जीवन संतुष्टि की बात हो, सुख की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो और ऐसा व्यक्ति अनुभव कर रहा हो, वो कल्याण की क्रियाविधि होगी। बस सिंपल शब्द है, ज़्यादा इसमें कुछ बड़ा नहीं है। आगे अगर हम बात करें, कल्याण एक संपूर्ण अवधारणा है या अस्तित्व की एक वांछनीय स्थिति। वांछनीय का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। मतलब कल्याण है क्या, वेलफेयर है क्या। वेलफेयर करने का मतलब ये नहीं कि केवल एक ही क्रियाविधि में हो। जैसे किसी बच्चे में मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आया, ठीक है, सोशल वर्कर हो, मेडिकल सोशल वर्कर हो, और उस बच्चे में स्पीच
एक प्रकार से क्या डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, ठीक है। वाणी और वाक भाषा में वो क्या है, विकृति है उसकी। तो ऐसी कंडीशन पे एक सोशल वर्कर होने के नाते आप वह चेक करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक प्रकार से अवलोकन करेंगे उसका, और उसका मैनेजमेंट करेंगे कि भाई इसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट जरूरी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि कल्याण का संपूर्ण अवधारणा में अस्तित्व की एक वांछनीय स्थिति, तो आपने क्या किया कि भाई स्पीच थेरेपिस्ट को वहाँ पे मैनेजमेंट में रख दिया। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, सकारात्मक स्थिति है, जिसमें भौतिक, मानसिक और भौतिक भावनात्मक कल्याण शामिल हो जाता है। तो कोई एक ही पार्टी, मतलब एक ही पक्ष, पर्टिकुलर एक ही पक्ष के बारे में बात नहीं करता है कल्याण का। तो चाहे मानसिक पक्ष हो, चाहे शारीरिक पक्ष हो, चाहे भाषाई पक्ष हो, ठीक है, चाहे नैतिकता का पक्ष हो, जो भी पक्ष होगा वो शामिल होता है कल्याण में, ठीक है। केवल पर्टिकुलर एक पक्ष को नहीं, सभी पक्षों को रखा जाएगा तभी होगा कल्याण, ठीक है। ये होता है वांछनीय स्थिति। क्लियर हो रहा है कि सिर्फ मैं बोले जा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? बताइए, क्लियर हो रहा है क्या? हो कि चले गए? हो, चलो आगे अगर हम बात करें तो एक और पॉइंट लेते हैं यहाँ पर। दूसरी पॉइंट आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए, कहता है कि समाज कल्याण जो होता है, समाज कल्याण सेवा या समाज सेवाओं द्वारा स्वास्थ्यों की एक संगठित प्रणाली है तथा जीवन की स्वास्थ्य और संतोषजनक स्तर प्राप्त करने के लिए व्यक्ति और समूहों की सहायता उपलब्ध कराने का एकमात्र ढांचा है। कहने का तात्पर्य, अब यहाँ पर मैंने समाज और कल्याण को दोनों एक साथ बता रहा हूँ अब, कि समाज कल्याण समाज सेवाओं और संस्थानों की एक संगठित प्रणाली है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन वाली सिस्टम है ये। और वहाँ पर ये बात कर रहा है कि जीवन और स्वास्थ्य का एक संतोषजनक स्तर प्राप्त करना हो तो उस व्यक्ति को चाहे समूह की सहायता दीजिए, चाहे वो इंडिविजुअल जाकर दीजिए, चाहे वो कम्युनिटी वर्क के माध्यम से दीजिए। तो जब इस तरीके की क्रिया विधि आप उस व्यक्ति के साथ करेंगे तो उसका कल्याण होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज कल्याण की परिभाषा हुई। ये क्या हो गई? समाज कल्याण की परिभाषा हो गई, ठीक है। तो ये होता है समाज कल्याण। ध्यान रखना कि यह एक संस्थाओं की एक संगठित प्रणाली है। दूसरी बात ध्यान रखना यह है कि जीवन और स्वास्थ्य का संतोषजनक स्तर प्राप्त करने के लिए चाहे इंडिविजुअल, चाहे केस वर्क करो, चाहे ग्रुप वर्क करो, इसके मदद से आप उसको सहायता जब प्रोवाइड करोगे तो वह कहलाएगा समाज कल्याण। लेकिन अगर इंडिविजुअल की बात करोगे ना तो वो हो जाएगा आपका केवल केस वर्क। ग्रुप की बात करोगे तो वो केवल हो जाएगा समूह सहायता। कम्युनिटी की बात करोगे तो केवल कम्युनिटी वर्क हो जाएगा। जब तीनों वो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएगी तो समाज कल्याण हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा अब? तो आगे बात करता हूँ। समाज कल्याण, समाज जीवन समाज सेवाओं के लेकर संस्थाओं की एक संगठित प्रणाली है तथा जीवन स्वास्थ्य और अच्छा, ये रिपीट हो गया है ना, रिपीट हो गया। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। पीडीएफ शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बताइए जरा एक बार। पीडीएफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्या? जी सर। चलो आगे अगर हम बात करते हैं तो नागरिकों की मूलभूत आवश्यकता है। मूलभूत का मतलब होता है मूलभूत का मतलब होता है एक प्रकार का बेसिक, एक प्रकार से रेडिकल, जो नीड की बात कर रहा है। मतलब बेसिक नीड क्या होगी? तो जब नागरिकों की बेसिक नीड की पूर्ति होगी तो सामाजिक समर्थन देना और समाज कल्याण की क्रियाविधि स्टार्ट हो जाती है। क्रियाविधि का मतलब एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। जब आपने नागरिकों की आवश्यकता को पहचान लिया, मान लीजिए आप उत्तराखंड में किसी हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, अब वो व्यक्ति आपके पास आता है। जैसे ही आपके पास आएगा तो सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में पता चला कि यार इस व्यक्तियों को ये नीड है कि इसे फिजियोथेरेपी दिया जाए, इसे नीड है कि इसे स्पीच थेरेपी दी जाए, इसे नीड है कि इसको स्पेशल एजुकेशन दिया जाए, इसे नीड है कि इसे पेंशन को प्रोवाइड किया जाए, आर्थिक रूप से इसको मदद। आपने ये जान लिया तो उसकी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी आवश्यक समर्थन आपने किया है, जो भी आपने सामाजिक समर्थन दिया है, उसे वही कहलाता है समाज कल्याण। बस सिंपल सी परिभाषा है। क्लियर हो रहा होगा? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और यहाँ पे देखिए ऑथर डनहम ने समाज कल्याण प्रशासन के बारे में क्या बोला है। परिभाषा ऑथर डनहम ने 1949 में कहा है कि समाज कल्याण प्रशासन का अर्थ है कि उन आलंबन एक विधि है, एक मेथड है, एक टेक्निक है सोशल वर्क की, जो देने वाले या सुविधाजनक बनाने के लिए क्रियाकलापों से सामाजिक और अभिरक्षण के द्वारा प्रत्यक्ष सेवाएं दी जाने के लिए आवश्यक होता है। ऑथर डनहम के बारे में आपको पता होगा, ये तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में 28 सिद्धांत दिया था।
और इसने कहा था कि मैं 7 सिद्धांत को सबसे शीर्षक मानता हूँ, सबसे उच्च कोटि को मानता हूँ। दूसरी बात इसने कहा कि मैं भाई एक ऐसी क्रियाविधि करता हूँ समाज कल्याण प्रशासन में, अगर मैं समाज कार्य की तकनीकी लगा दूँ आलंबन, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। ये कहता था डेनहम। लेकिन डेनहम फिर आगे भी बोला है, कहा कि सुविधाजनक बनाने वाले जो क्रियाकलाप होंगे वो सामाजिक अभिरक्षण के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि कोई योजना बना के काम करो, कोई नीति बना के काम करो, ऐसे काम नहीं होंगे। आपको उसके सामने जाना पड़ेगा, उसको गाइड करना पड़ेगा। मतलब उसके साथ साथ ना जाना, मतलब प्रत्यक्ष रूप से वो आपके सामने हो। इसका कहने का मतलब ये है कि आपके सामने क्लाइंट प्रत्यक्ष रूप से हो, तभी ये क्रियाविधि होगी। ये ऐसी क्रियाविधि कहने वाला डेनहम है। और डेनहम की बात आप सभी लोग याद रखना, आप मेडिकल सोशल वर्क में इसको फॉलो भी करते हैं। साक्षात्कार की तकनीकी होगी, अभिलेख की तकनीकी होगी, टेक्निक हो गई, ठीक है। बहुत सारे टेक्निक है, मैंने पढ़ा रखा है और आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा, आने दीजिए। वो पॉइंट 12 यूनिट है आप लोगों का, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराऊंगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें टेक्निक। तो ये बात सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि डेनहम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेनहम ने आलंबन की जो तकनीकी थी समाज कार्य की, उसने यूज़ करने के लिए बोला, प्लस इसने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा एक सोशल वर्कर, तो वो सही तरीके से सेवार्थी जो है समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएगा। इसका कहने का मतलब ये था। आगे अगर हम बात करते हैं जॉन किडनी के बारे में, ये जो प्रश्न है एग्जाम में पूछा भी गया था जॉन किडनी को लेकर, इसे आप ध्यान रखिएगा, इसको स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जॉन किडना ने 1950 में कहा कि समाज कल्याण प्रशासन को परिभाषित करते समय जो सामाजिक नीति है, जो सामाजिक सेवाएं हैं, उसको बदलने की एक प्रक्रिया होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समाज कल्याण प्रशासन, प्रशासन, सामाजिक नीति, ऐसे 4 ऑप्शन आएगा। तो अब बताइए जरा, समाज कल्याण प्रशासन लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बताइए। जब मैंने कहा कि सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है, समाज कल्याण प्रशासन बोला जाता है। और ये बात जॉन किडनी ने कहा था समाज कल्याण प्रशासन में। यही प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है, ऐसे ही जैसे मैंने आप लोगों को बोला है अभी। वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर के बारे में बात करें तो इसने कहा है 1955 में कि सामाजिक अभिरक्षण की एक प्रशासन सामाजिक विधान है कि धाराओं और निजी परोपकारिता और धार्मिक दान के उद्देश्यों की भावनाओं या मानवता हेतु सेवाओं को गत्यात्मक व लाभों को परिवर्तित कर देता है। कहने का मतलब ये था फ्रेडलैंडर का कि जो एजेंसी है समाज कार्य में, उसके प्रशासन करने के लिए, उसको एक एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए कोई एक पर्टिकुलर वो चीज़ें नहीं हो सकती है, एक एनजीओ पर्टिकुलर। ऐसे क्रियाविधि को करने के लिए एक डायनेमिक कार्य होना चाहिए। डायनेमिक का मतलब होता है गत्यात्मक क्रियाविधि होना चाहिए, मतलब पुनरावृत्ति होनी चाहिए, बार बार चलना भी चाहिए, मूल्यांकन भी होना चाहिए, अध्ययन, निदान, उपचार की प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आप समाज कल्याण प्रशासन ही नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, मैनेजमेंट ही सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये कहने का तात्पर्य था वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर का। ध्यान रखिएगा, केवल एक कीवर्ड्स गत्यात्मक। गत्यात्मक के बारे में कौन बंदा बात करता है? देखो, समाज कार्य एक गत्यात्मक है, बीजी खेर कहता है। ध्यान रखिएगा, समाज कार्य एक गत्यात्मक है, ये बीजी खेर कहता है, लेकिन समाज कल्याण प्रशासन गत्यात्मक और लाभों में परिवर्तित कर देता है, तो वो वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर कहता है। ध्यान रखिएगा, दोनों की परिभाषा मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है, नोट करिएगा इसे भी। आगे अगर हम बात करते हैं तो फिर कहता है कि समान उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में जो है एक हम बात करते हैं भारतीय भाषाओं में, जहां विभिन्न अधिकार योजनाओं और कार्यक्रम और महिला और बच्चों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संबंधित संस्थानों का नवीनतम और विश्वसनीय राज्य विशेष विषय सामग्री प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब ये यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है, ये विकिपीडिया यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, ये गलत है, इसको आप नोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो समान उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में अगर बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, तो उसके लिए विभिन्न अधिकार योजनाएं कार्यक्रम, चाहे महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में हो, बच्चों के उस परिप्रेक्ष्य में हो, या अनुसूचित जाति हो, या अनुसूचित जनजाति हो, या पिछड़े वर्ग के लोग हों, ठीक है, तो उनके संबंधित संस्थानों के एक नवीनतम चीज़ें के बारे में बात करता, जहाँ पर एक मुख्य विषय के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। तो जब इनके साथ काम करेंगे तो आपके साथ सामग्री होनी चाहिए, TLM होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या किट होना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे प्रोफार्मा हो सकता है, उस बच्चों को जो नीड होगी, जैसी समस्या होगी, उसके आधार पे आपके पास टूल्स होने चाहिए, तभी उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है। ये कहने का तात्पर्य है इसका, ठीक है, ठीक है, तभी उसका समाज कल्याण प्रशासन की क्रियाविधि में वो आगे बढ़ सकता है। और चाहे आप वो अनुसूचित जाति के साथ करें, चाहे अनुसूचित जनजाति के साथ काम करें, जिसके भी साथ काम करेंगे, ये चीज़ें होना जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर कार्य ही नहीं होगा सही तरीके से, ठीक है।
चलिए ये बेसिक वही चीज़ें हैं, है ना। अब प्रश्न करिए, एक प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपको हाथ दिखाई दे रहा होगा कि कल्याण, प्रश्न ऐसे बनते, देखो आजकल का ट्रेंड है प्रश्न का जो है अभिकथन और तर्क देकर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो एक प्रश्न ये है कि कल्याण का संपूर्ण अवधारणा क्या होगा, ये पहला स्टेटमेंट अभिकथन है। फिर तर्क कह रहा है, ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है। शायद कोई ज्वाइन हो रहा है, मैं उनको एक बार ज्वाइन करता हूँ, है ना, ठीक है। तो एक बार जरा मुझे बताइए आप लोग, ये आप सभी लोग, कि क्या है ये, तो आप क्या बोलेंगे कि कल्याण एक संपूर्ण अवधारणा है, अभिकथन। तर्क कहता है कि यह अस्तित्व का एक वांछनीय स्थिति है जिसमें भौतिक, मानसिक, नैतिक और भावनात्मक कल्याण शामिल है। इन दो कथनों का निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, बताइए। ऑप्शन चार है, ऑप्शन चार है। मैं प्रश्न नहीं करवा रहा हूँ प्रीति मैडम, मैं टॉपिक क्लियर करवाया हूँ अभी इनका कल्याण का, ठीक है। तो इसी वजह से इनको इस पे प्रश्न भी दिया हूँ, प्रश्न आने का पैटर्न जो है इसी तरीके से बनता है, ठीक है। ठीक है सर। प्रश्न का पैटर्न ऐसे बनता है। तो मैंने अभी कल्याण कंफर्म करवाया है। तो बताइए जरा सभी लोग, जो लोग पढ़े थे अभी बोल भी नहीं रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ फिर। देखिए कल्याण का मतलब, देखो कल्याण एक संपूर्ण अवधारणा है, ये बात सत्य है 110%, ठीक है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी भी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि दोनों सर हाँ, 30 में। हाँ, और फिर उसके बाद अगर कह रहा है कि यह अस्तित्व की एक वांछनीय स्थिति है जिसमें भौतिक, मानसिक, और मैंने आपको बताया भी कि कोई पर्टिकुलर चीज़ें नहीं होती है उसमें, चाहे वो मानसिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे शारीरिक पक्ष हो, चाहे नैतिकता का पक्ष हो, चाहे भौतिक का पक्ष ले लो, जो ले लीजिए आप लोग, चाहे भावनात्मकता ले लीजिए, ये सारे के सारे पक्ष जो हैं सही होने चाहिए, तभी वो कल्याण होगा। तो मैं अभी बताया भी ये बात, और देखो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पूछा गया है कि यह अस्तित्व की एक वांछनीय स्थिति है जिसमें भौतिक और मानसिक, नैतिक और भावनात्मक कल्याण शामिल होता है, बात सही है ये भी। और ये बेसिकली जो आर्य है रिप्रेजेंट कर रहा है समाज कल्याण को। जब ये रिप्रेजेंट कर रहा हो तो यहाँ पर आप कहेंगे इसकी व्याख्या हो रही है, अगर रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो आप समझ लेना कि इसकी व्याख्या नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, तथा आर एक सही व्याख्या भी हो रही है ना। तो इसका करेक्ट जवाब यही होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर। तो ये था आप लोगों का, अभी मैंने आपको एक ही प्रश्न बताया है कि ताकि आप समझ जाइए कल्याण क्या होता है। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न था जो मैंने आप लोगों के सामने अभी रखा है, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाएंगे आप लोगों से, दोबारा से भी प्रश्न ऐसे आएंगे। आगे अगर मैं बात करता हूँ अनुसूचित जनजाति कल्याण को लेकर, देखो बेसिकली जो कल्याण का अगर हम बात कर रहे हैं समाज कल्याण के बारे में, तो समाज कल्याण का जो क्षेत्र है वो किसी पर्टिकुलर तक सीमित नहीं है, ठीक है। अलग अलग जगहों पर भी होता है, अलग अलग क्षेत्रों में होता है, अलग अलग पक्ष में भी होता है। तो जैसे मैंने एक पक्ष लिया है यहाँ पर ये कि अनुसूचित जनजाति का कल्याण, तो इस ये भी अब प्रश्न आपसे बनेगा कि समाज कल्याण किन क्षेत्रों में होता है, या ऑप्शन में दे देगा अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग दे देगा आपको, है ना, अनुसूचित जाति लिख देगा आप लोगों के, ऐसे ऐसे ऑप्शन में लिखे रहेंगे। तो आपको यही समझना है कि एक तो ये हो जाएगा कि जब अनुसूचित जनजाति के कल्याण के क्षेत्र में काम करता है, जैसे यहाँ पे देखो 2-3 लाइन लिखा हुआ है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं कि यह भाग जो है देश की कुल आबादी का 8.14% और 15 यानी 15 क्षेत्रफल पर निवास करने वाले आदिवासियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी देते हैं और उनके विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत पर बल दिया जाता है, तभी उनका कल्याण हो। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अनुसूचित जनजाति का जो कल्याण की मैं बात कर रहा हूँ उसमें बेसिकली संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी के देते हुए विकास करने की बात किया है, ठीक है। तो इनके लिए इतने सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, इतने सारे इनके अधिकार हैं कि उनको रूबरू करवाइए। आप मेडिकल सोशल वर्कर हो, आप उत्तराखंड में बैठे हो, कोई अगर आ गया आपके पास तो आप क्या करोगे, अपने बताओ भाई कि आप अगर मान लो पूरा आपने फॉर्मेलिटी भर ली, फॉर्म भर लिया, पहला वाला नाम, एड्रेस, पिता का नाम, लिंग, आयु, उसकी ओबीसी मतलब कैटेगरीज वगैरह सब कुछ भर लिया, तो जिस कैटेगरीज में आता उसके आधार पर बताइए उसको कि अनुसूचित जनजाति के आधार पर ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदा है, ये चीज़ें वो दी गई है सरकार के द्वारा दी जा रही है, इसका लाभ उठाइए। या उसके साथ साथ जाना नहीं है आप लोगों को, बस आपको बता देना है यहाँ से, वो करेगा खुद, बस आपको पता होना चाहिए कि आधार कार्ड लेके जाना और निर्वाचन कार्ड लेके जाना, ये सारी चीज़ें लेके जाओ, अपना हो जाएगा तुम्हारा सब कुछ। तो संवैधानिक प्रावधानों में ये जानकारी दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद के बारे में जब चर्चा करूंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के बारे में कहाँ पर इसके प्रावधानों के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो अभी अनुसूची नहीं चले, संविधान ऑलरेडी दिया हुआ है आपके सिलेबस में, मैं वहाँ पर बताऊँगा आप लोगों को अच्छे से, ठीक है, संविधान में।
उसके साथ आगे अगर हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग कल्याण को लेकर, तो पिछड़ा वर्ग कल्याण के बारे में बात करें तो ये भी एक क्षेत्र है। तो जैसे अगर हम कह सकते हैं भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे एसटी लिखा हुआ है, और अनुसूचित जाति यानी एससी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि भारत सरकार ने ये चीज़ें नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर बताया है। किसके आधार पर बताया है? आर्थिक और सामाजिक, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स है। कभी कभी प्रश्न पूछता है, ऐसे ही बनता है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर कौन कौन से क्षेत्रों में वर्गीकरण किया गया है, किन किन वर्गों को डिवाइड किया गया या विभाजित किया गया, ऐसे प्रश्न पूछता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, बस सिंपल हो गया प्रश्न, आ गया आपको। ऐसे ही तो प्रश्न बनते हैं, है ना, ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं। और फिर आपसे कहेगा कि यह भाग इसके पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करता है। बात सही है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये भी सही है ना। तो ये चीज़ एक पिछड़ा वर्ग आता है। अच्छा, ये पिछड़ा वर्ग आपका हो गया। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक आता है आपका असंगठित क्षेत्र का कल्याण। ठीक है, असंगठित क्षेत्र का कल्याण के बारे में बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्रों में बुनकर, हैंडलूम कामगार, मछुआरे और बीड़ी निकालने वाले जैसे रोजगारों को शामिल किया है और उनके कल्याण के लिए सुनिश्चित के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 को लागू किया गया है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए अनेक पहलुओं को क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। तो अब ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है ना, बहुत ही सरल प्रश्न है आपके सामने। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि कल्याण की सुनिश्चितता के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून कब लागू किया गया, तो क्या बताओगे आप लोग? आप क्या बताएंगे? 2008। हाँ, और दूसरी बात अगर पूछा गया, आपसे पूछ लेता है कि असंगठित क्षेत्रों के लिए कौन कौन से रोजगार जो है सबसे बेटर होंगे, तो क्षेत्रों में बुनकर हो जाते हैं, मतलब बेटर के साथ साथ आप ये भी याद रख सकते हैं भाई कौन कौन आ सकते हैं। तो ऑप्शन में बुनकर हो सकते हैं, हैंडलूम कामगार हो सकते हैं, मछुआरे लोग हो सकते हैं, बीड़ी निकालने वाले लोग हो सकते हैं, इनके लिए होता है। अच्छा, ये जो क्षेत्र है असंगठित क्षेत्र, ये किनके द्वारा लाया गया है? असंगठित क्षेत्र में किनकी एक अहम भूमिका होती है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ऑप्शन में आपके कर्मचारी अधिनियम दिया रहेगा, श्रम और रोजगार का मंत्रालय दिया होगा, और आपको दिया रहेगा वहाँ पे ऑप्शन में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय दिया रहेगा, ऑप्शन में MHRD दिया रहेगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया रहेगा। लेकिन असंगठित जो क्षेत्र का कल्याण की बात करता है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय करता है। तो यहाँ से ये 3 प्रश्न बनते हैं आप लोगों को, तीनों के तीनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, टेंशन ना लीजिए आप लोग, इसका प्रश्न भी मैं लेकर आऊँगा, मैं जो बोल रहा हूँ इसका प्रश्न भी आपके सामने ही होगा। ठीक है, उसका भी टेंशन ना ले आप लोग। आगे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो एक होता है वित्तीय समावेशन के बारे में। वित्तीय समावेशन क्या होता है भाई? और वित्तीय का मतलब होता है फाइनेंस। ठीक है, समावेशन का मतलब आपको पता ही होगा कि किसी चीज़ को क्या करना भाई, इन्वॉल्व कर रहे हो आप, समावेशित कर रहे हो। तो ऐसी प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2-3 लाइन में कि एक पीढ़ी पहले की तुलना में आज की वित्तीय दुनिया बहुत जटिल है। बात तो ये ठीक है। देखो यहाँ से अप्लाइड प्रश्न बनते हैं, अप्लाइड प्रश्न बनते हैं भाई। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों का, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि सबके सब फैक्ट मिलेंगे, अप्लाइड भी तो मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कह रहा है कि एक पीढ़ी पहले की तुलना में, जो एक पीढ़ी है वो पहले की तुलना, पहले की अपेक्षा में अगर हम बात कर रहे हैं तो आज की दुनिया में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो एक जटिल प्रक्रिया बन गई है, कॉम्प्लेक्स वाली प्रक्रिया, कॉम्प्लिकेटिव वाली प्रक्रिया बन गई है। और वो किस परिप्रेक्ष्य में बनी है? वित्तीय फाइनेंस में बना है, मतलब वित्तीय समावेशन में बना है। इसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक भाग पर पड़ता है और इसी क्रम में विशेष रूप से ग्रामीण नागरिक उपभोक्ता का एक व्यापक वित्तीय उत्पादन और सेवाओं की जानकारी और उन तक पहुंच बनाने के लिए सक्षम करने की ज़रूरत होती है। कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ कि विशेष रूप से ग्रामीण नागरिक उपभोक्ताओं को जो व्यापक वित्तीय उत्पादन और सेवाओं की जानकारी और उन तक पहुंच बनाने के लिए सक्षम करने के लिए ज़रूरतें होती हैं, उसके लिए सबसे पहला काम ये होगा आप सभी का कि वित्तीय समावेशन करें। मान लीजिए आप चले गए उत्तराखंड किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में और उस क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए वित्तीय समावेशन की बात करेंगे। हो सकता है किसी NGO से जुड़े होंगे तो स्टाइफंड वगैरह की बात करेंगे, फाइनेंस वगैरह के बारे में बात करेंगे, डोनेशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो हो सकता है उससे उस क्षेत्र का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो, मॉडिफिकेशन मतलब परिमार्जित हो। उसको जब परिमार्जित होगा तो वहाँ के लोगों का बिहेवियर भी बदलेगा, लोगों में जागरूकता आएगी, लोग इंडिपेंडेंट होंगे,
लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन का होना अत्यंत आवश्यक है। और ये भी बात कहता है समाज कल्याण काम कर रहे हो आप। अगर आपने वित्तीय समावेशन की बात कर रहे हैं उस क्षेत्र के बारे में, तो आपने उस क्षेत्र को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रहे हैं, यानी ये भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा फिर वहाँ पर। अगर हम बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक कल्याण के लेकर, आप भली भांति तरीके से पता होगा, आप सभी लोग जानते होंगे अल्पसंख्यक कल्याण में, तो भारत सरकार ने 29 जनवरी 2006 को अल्पसंख्यक के संबंधित मुद्दों को दिशा में और अधिक ध्यान केंद्रित करने के दृष्टिकोण में अल्पसंख्यक को लाभान्वित करने के लिए समग्र नीति का नियोजन, समन्वय और विनियामक ढांचे और विकास कार्यक्रम की समीक्षा सुविधा को अल्पसंख्यक मामलों का एक मंत्रालय बनाया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2006 में भारत सरकार के द्वारा एक अल्पसंख्यक मामलों की जांच करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए एक मंत्रालय बनाया गया था। इतनी बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए बस, अल्पसंख्यक के लिए भी, ठीक है। क्या याद रखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जो बेसिकली जो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, जो भी उनके पास समस्याएं हैं, उन समस्याओं को एक मुद्दा बनाकर, एक गोल बनाकर सोशल वर्कर क्या करता है, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करता है। तो इसके लिए अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बनाया गया है और ये 2006 में बनाया गया था, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक के लिए। ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं बनाएगी और कब बनाएगी? 2006 में बनाएगी। विकास कार्यक्रम, अब इसकी योजनाएं कार्यक्रम बहुत सारे हैं, मैं उसको भी बताऊंगा अलग से, उसका अलग से क्लास होगी। प्रधानमंत्री योजना कब आई थी, उज्ज्वला योजना कब आई थी, तो वहाँ पर ये क्लियर मैं करूँगा आप लोगों को, उसके उद्देश्य से कि अल्पसंख्यक देखो ये था, वहाँ पर मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर समाज कल्याण के बारे में केवल क्षेत्र पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को भी, ठीक है। दिव्यांगता की बात करता है। दिव्यांगता का मतलब ये हुआ कि सामाजिक न्याय और सशक्ति मंत्रालय जो दिव्यांग विभाग है, जहाँ पर विकलांग व्यक्तियों के लिए सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अभी आपने देख रहा RPWD एक्ट आ गया है, जिसमें 21 टाइप की डिसेबिलिटी के बारे में बात किया गया। पहले PWD था जिसमें 7 टाइप की डिसेबिलिटी के बारे में बात हो रही थी। NTH था जिसमें नेशनल ट्रस्ट फॉर द हैंडीकैप आप बोलते थे, 1999 में आया था। 1995 अगर हम बात करते हैं 1995 के बारे में, तो वो PWD आया था। 2016 की बात करता हूँ तो वो RPWD आया था। अब ये क्यों आए? दिव्यांग बच्चों के लिए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आए हैं ये सारे के सारे। तो विभिन्न प्रकार कार्यक्रम चलाते हैं ताकि दिव्यांग बच्चे क्या कर सके भाई, अपने अधिकारों को जो उनके हित का अधिकार है, जो उनके लिए सरकार के द्वारा अधिकार चलाए जा रहे हैं, उसका लाभ उठा पाएँ वो लोग, इसीलिए उनके कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जो है अधिनियम है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा भी, ठीक है। यहाँ से जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको कॉपी पर भी नोट करते रहिए। बाय द वे कभी मान लीजिए अगर आपको कोई डाउट होता है किसी चीज़ पर, तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे, है ना। वो चीज़ें लिखा भी करें साथ साथ। एक है वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण, तो वरिष्ठों के लिए भी देखिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कार्यरत एवं राज्य सरकार के द्वारा और गैर सरकारी संगठन के द्वारा इस दिशा में अपना विभिन्न प्रकार का योगदान दिया है और दे भी रहा है। विभिन्न प्रकार के जो भी NGO हैं क्या कर रहे हैं भाई, वृद्ध व्यक्तियों के लिए चला रहे हैं, उनके कल्याण के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं, ठीक है, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये बेसिकली चलाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ग्रामीण जो है उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन की बात होती है, शहरी उन्मूलन की बात होती है, ये भी आपका क्षेत्र हो जाएगा, है ना। मैं PDF अभी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपदा प्रबंधन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। मैं सोच रहा हूँ कल यहीं से आगे स्टार्ट मैं कल करूँगा, ठीक है। यहाँ से कल आगे स्टार्ट करूँगा। अभी मेरी 6 बजे की क्लास है, ठीक है, दूसरी। तो